गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। देखो बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं कि उन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जो रासायनिक पदार्थ उसकी गति को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। ऐसे ही रासायनिक पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को अपन लिखते हैं एक बार। वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन उत्प्रेरक कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल है, जब वनस्पतिक तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप जब वनस्पतिक घी बनता है, उस दौरान हम उत्प्रेरक के रूप में निकिल काम में लेते हैं। ये जो निकिल है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, जो क्या करता है, इस वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने में क्या करता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो निकिल है वो क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है। आगे हम बात करते हैं, जो अपने उत्प्रेरक होते हैं वो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है समांगी उत्प्रेरक। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है विषमांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भौतिक अवस्थाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। हम सबसे पहले बात करते हैं समांगी उत्प्रेरक के बारे में। समांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, एक ही अवस्था में होती हैं। या तो तीनों ठोस अवस्था में होंगे, या तीनों द्रव अवस्था में होंगे, या फिर तीनों गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसे जो उत्प्रेरक होते हैं उसको समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और जो ये घटना होती है उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। इस प्रक्रिया या इस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण, और जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं अपन। ऐसे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। जब ये तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को अपन भौतिक उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो अपने पास एक एग्जाम्पल है, जब अपन SO2 की अभिक्रिया करवाते हैं O2 से,
तो इस दौरान बनता है SO3। SO2 की अभिक्रिया जब SO2 से करवाते हैं तो SO3 बनता है। इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक काम में आता है जिस उत्प्रेरक का नाम है NO। ये जो उत्प्रेरक होता है, इस उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था होती है गैसीय अवस्था, और ये जो SO2 है इसकी भौतिक अवस्था भी गैसीय है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये भी कौन सी अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। इस प्रकार से इनमें जो अभिकारक और उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी है, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें दूसरे प्रकार के उत्प्रेरक की प्रकार की, तो वो है अपना विषमांगी उत्प्रेरक। देखो बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होता है जिसमें अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं या उत्पाद की या उत्प्रेरक की तीनों में से किसी एक की जो भौतिक अवस्था होती है वो अलग होती है, बाकी और बाकी की अन्य होती है। कहने का मतलब ऐसे उत्प्रेरक जिनमें उत्पाद, अभिकारक व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं और उत्प्रेरक होते हैं, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान नहीं होती है। ऐसे उत्प्रेरक जो होते हैं उन उत्प्रेरकों को बोलते हैं अपन विषमांगी उत्प्रेरक। अब एग्जाम्पल की बात करें अपन इसके, तो एक रिएक्शन है अपने पास, जब अमोनिया का निर्माण होता है हेबर विधि से तो नाइट्रोजन की क्रिया होती है हाइड्रोजन से, और इसके परिणाम स्वरूप बनता है अपने NH3 अमोनिया। ये जो बनता है उसके अंदर अपने उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है वो होता है आयरन Fe। ये जो आयरन होता है वो सॉलिड स्टेज में होता है, बाकी ये जो तीनों हैं ये गैस स्टेज में है। इस प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो जो अभिकारक है उसकी भौतिक अवस्था अलग है, और जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं इनकी तो भौतिक अवस्था समान है, लेकिन जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था कैसी है, अलग है। इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसको विषमांगी उत्प्रेरक बोलते हैं, और इस घटना को बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है बच्चों, इसके आधार पे अपन ने भौतिक अवस्था के आधार पे दो प्रकार के उत्प्रेरक पढ़े, एक पढ़े समांगी उत्प्रेरक और दूसरा पढ़ाया अपन ने विषमांगी उत्प्रेरक। इसके आगे की जो टॉपिक है वो जो स्टार्ट करते हैं अपन, वो है क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, इस आधार पे जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। इस आधार पे जो उत्प्रेरक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इन चारों प्रकारों के उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। मैं इनका नाम बताता हूँ। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा है जैव उत्प्रेरक, और चौथा है स्वतः उत्प्रेरक। अपन सबसे पहले देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है वो किसे कहेंगे अपन, ऐसे उत्प्रेरक
जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उन उत्प्रेरक को अपन बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। एक एग्जाम्पल की बात करें अपन तो यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल है सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन ऑक्सीजन के साथ तो ये बनता है SO3। ये जो बनता है इसमें अपन ने अभी पढ़ा था कि ये NO जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। NO जो होता है वो जो उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है ये क्या करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने की जो गति है उस गति को बढ़ा देता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने की गति को NO बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे जो NO है वो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। दूसरे वाला जो उत्प्रेरक देखें अपन तो अपने पास दूसरा उत्प्रेरक है ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा उत्प्रेरक है ऋणात्मक उत्प्रेरक। बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं उन उत्प्रेरकों को बोलते हैं अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब इसकी क्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये H2O प्लस O2 में बदल जाता है। H2O प्लस O2 में बदल जाता है। ये क्या होता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये यदि अपन किसी बोतल के अंदर रख देते हैं तो कुछ समय के बाद ये स्वतः ही क्या होता है, अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन के अंदर बदल जाता है। ये जो जल और ऑक्सीजन में बदलता है जिसके परिणाम स्वरूप बोतल में रखे हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल होती है उसके अंदर रख दे थोड़ी मात्रा में गिल्सरोल, थोड़ी मात्रा में उसमें गिल्सरोल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये उत्प्रेरक गिल्सरोल जो होता है वो एक बंद उत्प्रेरक का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो विघटन की दर होती है वो कम हो जाती है और वो जल और ऑक्सीजन में विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के संग्रहण में गिल्सरोल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है ये कि जब क्या किया जाता है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण किया जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में गिल्सरोल डाल देते हैं। गिल्सरोल क्यों डालते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो अपघटित हो जाता है जल और ऑक्सीजन के अंदर, और ये जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को अपन मंद कर दे, धीमी कर दे, ताकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका अपघटन कम मात्रा में हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर गिल्सरोल मिला देते हैं। ये गिल्सरोल क्या करता है, इसकी गति को कम कर देता है, जिसके कारण इसका संग्रहण अधिक समय तक किया जा सकता है। ऐसे ही अपने पास एक और एग्जाम्पल है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। एक आता है अपने क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसका क्या होता है, जब जल अपघटन होता है, या ये कहे कि जो अपने क्लोरोफॉर्म होता है उसको जब संग्रहण किया जाता है तो संग्रहण करने के बाद ये क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर ये बनाता है COCl2। ये जो है वो है फॉस्जीन गैस। COCl2 जो है ये फॉस्जीन गैस है। ये फॉस्जीन जो गैस होती है वो एक विषैली गैस होती है। फॉस्जीन गैस जो होती है वो एक विषैली गैस होती है, और ये क्या करती है, एक तरीके से वातावरण को दूषित कर देती है। इसकी अधिक मात्रा यदि बन जाती है तो ये जहरीली होती है, वहाँ उपस्थित लोगों की दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिला देते हैं। इस अभिक्रिया में यहाँ पे यदि अपन एथेनॉल मिला देते हैं C2H5OH, ये एथेनॉल है। यदि अपन एथेनॉल डाल देते हैं किसमें, थोड़ी मात्रा के अंदर CHCl3, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का जब संग्रहण किया जाता है तो उस दौरान उसके अंदर मिला दिया जाता है थोड़ी मात्रा के अंदर एथेनॉल। ये एथेनॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जो क्लोरोफॉर्म के विघटित होने में क्या करता है, विघटित नहीं होने में सहायता करता है। ये क्लोरोफॉर्म कम मात्रा में विघटित हो, इसलिए उसके अंदर क्या मिला देते हैं, एथेनॉल मिला देते हैं। और एथेनॉल मिलने से जो क्लोरोफॉर्म है उसका आंशिक विघटन होता है, उसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे फॉस्जीन जो गैस होती है वो कम मात्रा में बनती है। और ये जो क्लोरोफॉर्म है वो अधिक समय तक अपन क्या करते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म के संग्रहण में एथेनॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में संग्रहण में एथेनॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक तो ये होता है कि फॉस्जीन गैस की मात्रा कम बने, इसलिए किया जाता है। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो शीशियों में रखा हुआ है वो अधिक समय तक संग्रहित रहे, इसलिए उस अभिक्रिया को मंद करने के लिए उसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं, C2H5OH। ठीक है, यह आपके हो गए ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा जो उत्प्रेरक है वो आपके है स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा जो आपके उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, देखो एक रिएक्शन है अपने, एथिल एसीटेट है CH3 COO2H5, ये है अपने एथिल एसीटेट। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाया जाता है तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन के परिणाम स्वरूप एक बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एक बनता है अपने एथेनॉल CH3CH2OH। ये दो उत्पाद बनते हैं। ये आपके हैं
एथिल एसीटेट, ये है आपके एसिटिक अम्ल और ये है आपके एथेनॉल। ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब प्रारंभ में एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है तो ये एसिटिक अम्ल और जो एथेनॉल होती है उनके बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, कम गति से होती है। कम मात्रा में एसिटिक अम्ल बनते हैं और कम मात्रा में एथेनॉल बनता है। लेकिन जैसे ही ये अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और आंशिक मात्रा में या थोड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर ये जो एसिटिक अम्ल बन जाता है, ये एसिटिक अम्ल थोड़ी सी मात्रा में उस अभिक्रिया में बन जाता है तो उसके तुरंत बाद ये अभिक्रिया तेज हो जाती है। पहले अभिक्रिया धीमी गति से हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ ये अभिक्रिया स्वतः ही क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी गति स्वतः ही बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ये बनने वाला जो उत्पाद है एथिल एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है और जैसे ही ये बन जाता है इस अभिक्रिया की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, ऐसे उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। आया समझ में? ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही क्या करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाए, ऐसे उत्प्रेरक को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। तो इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं। जो स्वतः उत्प्रेरक है उसकी डेफिनेशन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, ऐसे उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बाद अपना जो 4th नंबर का उत्प्रेरक का प्रकार है क्रियाशीलता के आधार पे, वो है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक बच्चों, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करते हैं। जैव उत्प्रेरक वे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, या तो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। ऐसे जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरकों को अपन बोलते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक। सामान्यतः जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है इनके लिए एक शब्द का और उपयोग किया जाता है और वो शब्द होता है एंजाइम। जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम भी कहते हैं। और एंजाइम होते क्या है? एंजाइम वास्तव में वे पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एंजाइम जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। अर्थात एंजाइम, सबसे पहले अपन बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम। और अपन जैव उत्प्रेरक को एंजाइम के रूप में भी क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। और जैव उत्प्रेरक की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ
ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं उनको बोलते हैं अपन जैव उत्प्रेरक। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैव उत्प्रेरक का। अपने जो यूरिया होता है NH2CO NH2, ये जो यूरिया होता है, यूरिया का जल अपघटन होता है और ये बदलता है CO2 प्लस NH3 में। यूरिया का जल अपघटन होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड और किस में बदल जाता है, ये अमोनिया के अंदर बदल जाता है। इसके बदलने के लिए एक उत्प्रेरक होता है जिसका नाम है यूरिएज। ये एक उत्प्रेरक होता है यूरिएज। ये उत्प्रेरक क्या करता है, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। ये है आपके यूरिया। इस यूरिया का अपघटन होता है, जल अपघटन होता है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 और अमोनिया में। यूरिएज यहाँ पे जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इसी प्रकार अपने एक और एग्जाम्पल है, एक है अपने माल्टेज। माल्टोज होता है, ये जो माल्टोज होता है ये बदलता है ग्लूकोज में। माल्टोज बदलता है ग्लूकोज में और इसको इसमें बदलने के लिए जो उत्प्रेरक काम में आता है उसको बोलते हैं माल्टेज। ये माल्टेज जैव रासायनिक उत्प्रेरक की श्रेणी में आता है जो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो ये जैव उत्प्रेरक हो गए। जैव उत्प्रेरक दो प्रकार के हो गए, अपने दो रिएक्शन हो गई। एक यूरिया का अपघटन हो गया, माल्टोज का अपघटन हो गया माल्टेज की उपस्थिति में। सामान्यतः जैव उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। और ये जो जैव उत्प्रेरक होते हैं वो एक तरीके से एंजाइम होते हैं और एंजाइम वो होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।